मेरे पति तन्मय ने मुझ पर तलाक का केस कर दिया था। कोर्ट में उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं एक नाकाम पत्नी और असफल मां हूं। इतना ही नहीं, उसने हमारी सारी प्रॉपर्टी और हमारी बेटी की कस्टडी भी अपने नाम कराने की मांग कर दी। लेकिन उसी अदालत में मैंने जो सुना, उसने मेरी रूह हिला दी। वो आवाज मेरी 7 साल की बेटी जारा की थी। वो जज साहब की ओर देखकर बोली, योर ऑनर, क्या मैं आपको कुछ दिखा सकती हूं जो मेरी मम्मी को भी नहीं पता? जज ने सिर हिलाकर इजाजत दी। जारा आगे बढ़ी, अपना टैबलेट उठाया और प्ले बटन दबा दिया। जैसे ही वीडियो चला, कोर्ट रूम में मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं लीना, आपकी कहानी की नैरेटर। मैं लाती हूं जिंदगी की ऐसी सीख देने वाली कहानियां जो हम में से ज्यादातर लोगों पर बीत चुकी हैं या फिर भविष्य में ऐसे ही घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और हिंदी रिवेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो जानते हैं कि जिंदगी के सबसे अच्छे चैप्टर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। उस सुबह सब कुछ आम दिनों जैसा ही शुरू हुआ था। नैना साधारण से कपड़े पहने सुबह से ही किचन में लगी हुई थी। गैस पर गर्म नाश्ते की हल्की खुशबू और वॉशिंग मशीन से आती डिटर्जेंट की महक पूरे घर में घुली हुई थी। नैना बहुत तेजी से लेकिन बिल्कुल चुपचाप काम कर रही थी। सालों में उसने अपने ही घर में साया बनकर चलना सीख लिया था, सिर्फ इसलिए कि उसके पति तन्मय की शांति भंग न हो। सुबह ठीक 6 बजे तन्मय ऊपर वाले फ्लोर से नीचे उतरा। वो हमेशा की तरह बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। जैसे ही वो अपनी इस्त्री की हुई शर्ट में दिखाई दिया, नैना ने बिना एक पल गंवाए टेबल पर गर्म ब्लैक कॉफी का मग और नाश्ते की प्लेट रख दी। तन्मय कुर्सी पर बैठा और बिना उसकी तरफ देखे कॉफी उठा ली। कॉफी थोड़ी कड़वी है, उसने मोबाइल स्क्रीन से नजर हटाए बिना ठंडे लहजे में कहा। सॉरी, मुझे लगा इस बार नाप ठीक रखा है, नैना ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तन्मय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस प्लेट को थोड़ा आगे खिसकाया और चुपचाप कुछ कौर खा लिए। नैना टेबल के पास खड़ी रही, किसी और आदेश का इंतजार करते हुए, लेकिन कोई आदेश नहीं आया। उनके बीच की खामोशी इतनी ठंडी और भारी थी जैसे कॉफी से उठती भाप भी जम गई हो। नैना को याद भी नहीं था कि आखिरी बार उन्होंने कब हंसते बोलते साथ नाश्ता किया था। शायद 2 या 3 साल पहले, जब तन्मय की देर रातें और बिजनेस ट्रिप्स शुरू हुए थे। जारा उठ गई? तन्मय ने बिना ऊपर देखे पूछा। हाँ, नहा रही है, थोड़ी देर में नाश्ता करने आ जाएगी, नैना ने कहा। कुछ ही पल बाद सीढ़ियों से छोटे छोटे कदमों की आवाज आई। जारा अपने प्राइवेट स्कूल की सलीके से पहनी यूनिफॉर्म में दौड़ती हुई आई। उसकी मुस्कान उस सुबह के भारी माहौल से बिल्कुल उलट थी। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग डैडी। जारा ने नैना के गाल पर किस किया और तन्मय की ओर बढ़ी। तन्मय ने आखिरकार फोन नीचे रखा और अपनी बेटी की तरफ हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, जल्दी नाश्ता खत्म करो, आज पापा तुम्हें स्कूल छोड़ेंगे। सच? मैं पापा के साथ जाऊंगी? जारा खुशी से उछल पड़ी। नैना ने राहत की एक गहरी सांस ली। कम से कम जारा के सामने तन्मय अपनापन दिखाने की कोशिश तो करता था। यही आधा घंटा उनका इकलौता फैमिली टाइम था। जारा के खाते ही तन्मय उठा, ब्रीफकेस उठाया, जारा के माथे पर किस किया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। हमेशा की तरह वो नैना के पास से ऐसे गुजरा जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। न अलविदा, न मुस्कान, न एक नजर। बस उसकी महंगी कार की आवाज गेट से बाहर जाती हुई रह गई। नैना ने पूरा दिन अपने रोजमर्रा के कामों में बिता दिया। टेबल साफ करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कमरों की सफाई। वो हर काम पूरी मेहनत और सलीके से करती थी। उसे लगता था कि अगर घर हमेशा साफ रहेगा, खाना स्वादिष्ट होगा और वो कम बोलेगी, तो शायद पुराना तन्मय वापस लौट आएगा। लेकिन वो तन्मय तो कब का चला गया था। दोपहर में नैना जारा को स्कूल से लेने गई। यही उसका दिन का सबसे पसंदीदा समय था। जारा रास्ते भर अपने दोस्तों, आर्ट क्लास और टिफिन की बातें करती रहती। मम्मी, आज टीचर ने मुझे 5 गोल्ड स्टार दिए, मैंने सवाल सही बताया, जारा ने खुशी खुशी कहा। वाह, मेरी बेटी कितनी होशियार है, नैना ने प्यार से उसकी नाक दबाई। घर पहुंचते ही जब नैना जारा के जूते उतारने में मदद कर रही थी, तभी बाहर बाइक रुकने की आवाज आई। नैना जी, आपके नाम पार्सल है, एक डिलीवरी वाला चिल्लाया। नैना चौंक गई, उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया था।
बाहर जाकर उसने एक मोटा भूरा लिफाफा लिया। उस पर किसी का नाम नहीं था, बस ऊपर एक लॉ फर्म का लोगो छपा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मम्मी, कौन है? ज़ारा ने पूछा। पता नहीं बेटा, शायद बेकार का पोस्ट होगा। तुम कपड़े बदल लो, फिर लंच करेंगे, नैना ने खुद को संभालते हुए कहा। ज़ारा कमरे में चली गई। नैना सोफे पर बैठ गई। उसके हाथ कांप करे थे जब उसने लिफाफा खोला। अंदर कागजों का मोटा पुलिंदा था। ऊपर लिखी पहली लाइन पढ़ते ही उसकी सांस अटक गई। विवाह विच्छेद याचिका। उसकी दुनिया जैसे थम गई। कानों में आवाज गूंजने लगी। वादी तन्मय, प्रतिवादी नैना। कारण, पत्नी ने अपने वैवाहिक कर्तव्यों में पूरी तरह असफलता दिखाई है। असफल? उसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को दी थी। तन्मय के कहने पर अपना करियर छोड़ दिया था। ज़ारा को पाला पोसा। हर सुबह तन्मय की शर्टें चमकती रहती थीं। फिर वो कैसे नाकाम हो गई? आगे पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें सुन्न हो गईं। तन्मय सिर्फ तलाक नहीं चाहता था, वो ज़ारा की पूरी कस्टडी भी मांग रहा था, ये कहकर कि नैना मानसिक रूप से अस्थिर है और बच्चे को ठीक से पाल नहीं सकती। और सबसे भयानक, वो सारी संपत्ति, यहां तक कि ये घर भी अपने नाम कराना चाहता था, ये दलील देकर कि नैना ने कभी आर्थिक योगदान नहीं दिया। नैना फर्श पर ढह गई। कागज चारों ओर फैल गए। अब उसे समझ आया कि तन्मय महीनों से इतना ठंडा क्यों था। ये सब उसकी पीठ के पीछे रची गई साजिश थी। तभी दरवाजा खुला। तन्मय आज असामान्य रूप से जल्दी लौट आया था। उसने फर्श पर बैठी नैना और बिखरे कागजों को देखा। उसके चेहरे पर जरा सी भी शर्म नहीं थी। तन्मय, ये सब क्या है? नैना की आवाज कांप रही थी। तन्मय ने चुपचाप जूते उतारे, टाई ढीली की और ठंडे स्वर में कहा, जो पढ़ा है वही सच है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम नाकाम हो, पत्नी भी और मां भी। नाकाम? नैना फूट पड़ी। घर संभालना, बस मेरे पैसे उड़ाना, यही किया है तुमने, तन्मय ने तिरस्कार से कहा। ज़ारा को एक बेहतर मां चाहिए, कोई रोने धोने वाली औरत नहीं। लेकिन ज़ारा, ये घर, तुम ये सब मुझसे नहीं छीन सकते, नैना चीख पड़ी। तन्मय झुका। उसकी आंखों में नफरत थी। मैं छीन सकता हूं और छीनूंगा भी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सीधा खड़ा होकर उसने सीढ़ियों की ओर देखा, ये पक्का करते हुए कि ज़ारा न सुन रही हो। और तैयार रहो, वो खौफनाक मुस्कान के साथ बोला। मेरा वकील कहता है कि तुम्हारी अपनी बेटी भी कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। नैना का दिल टूट गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। तन्मय गेस्ट रूम में चला गया था। नैना ज़ारा के कमरे में कुर्सी पर बैठी उसकी सोती हुई शक्ल देखती रही। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अगली सुबह तन्मय ऐसे पेश आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने ज़ारा को उठाया, यूनिफॉर्म पहनाई और स्कूल ले गया। जब ज़ारा ने पूछा कि मम्मी की आंखें सूजी क्यों हैं, तन्मय ने बेरुखी से कहा, मम्मी ठीक नहीं लग रही हैं। दरवाज़ा बंद होते ही नैना को सच्चा डर महसूस हुआ। उसे लड़ना था। उसने वकीलों के नाम ढूंढने शुरू किए, लेकिन सच्चाई सामने थी। उसके पास पैसे नहीं थे। जॉइंट अकाउंट खोला, बैलेंस 0। तन्मय ने सब कुछ पहले ही छीन लिया था। उसकी आखिरी उम्मीद अब सिर्फ एक थी, लड़ाई। कागजों के अगले हिस्से में फोटो थे। किचन में जूठे बर्तन ढेर की तरह लगे हुए, लिविंग रूम में खिलौनों का बिखरा हुआ अंबार और लॉन्ड्री बास्केट में गंदे कपड़ों की पड़ी हुई परतें। लेकिन ये तो गलत है, नैना तड़प उठी। ये फोटो उसने तब खींचे थे जब मैं बीमार थी। 3 दिन तेज बुखार था और तन्मय ने मदद करना तो दूर, मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने जानबूझकर ये सब किया। एडवोकेट आदित्य वर्मा का चेहरा कसैला हो गया। नैना, मुझे डर है ये सब इस तरह पेश किया गया है कि आप आलसी और लापरवाह लग रही हैं, जैसे आप घर संभालती ही नहीं हैं। उन्होंने अगले पन्ने पलटे। वो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट थे। नैना की आंखों के सामने चार्ज की एक लंबी लिस्ट थी। महंगे हैंडबैग, ज्वेलरी और 5 स्टार रेस्टोरेंट के डिनर। ऐसी चीजें जो उसने कभी खरीदी ही नहीं थी। ये मैं नहीं हूं, मैंने ये सब नहीं लिया। नैना की आवाज कांप गई। आदित्य वर्मा ने पूछ लिया, क्या आपके नाम पर कोई एड ऑन कार्ड था? हाँ था, नैना ने सिर हिलाया। वो तन्मय ही संभालता था। कहता था जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना, लेकिन अक्सर वही ले जाता था। बोलता था उसका मेन कार्ड लिमिट पार कर गया है। ओ माय गॉड, उसने मुझे फंसा दिया। नैना को लगा जैसे कमरा घूम रहा है।
उसे समझ आ गया कि तन्मय की हर छोटी सी मेहरबानी उसके बड़े गंदे प्लान का हिस्सा थी। और फिर आदित्य वर्मा आखिर की तरफ एक मोटी फाइल पर रुक गया। और ये सबसे खतरनाक चीज है नैना। क्या है? नैना ने डरते हुए पूछा। एक एक्सपर्ट विटनेस की गवाही, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की। आदित्य वर्मा ने रिपोर्ट उसके हाथ में थमा दी। नैना ने पढ़ना शुरू किया। भाषा ठंडी, क्लिनिकल, जैसे किसी मशीन ने लिखी हो। रिपोर्ट में लिखा था कि साइकोलॉजिस्ट ने गुप्त निरीक्षण के जरिए नैना और जारा के बीच के व्यवहार को देखा। निष्कर्ष, नैना भावनात्मक रूप से अस्थिर है, बच्चे की जरूरतों को नजरअंदाज करती है और जारा की मानसिक भावनात्मक विकास के लिए हानिकारक मां है। रिपोर्ट में सिफारिश थी कि बच्चे की मानसिक सेहत के लिए तन्मय को फुल कस्टडी दी जाए। ये कैसे हो सकता है? नैना की सांस टूटने लगी। ये निरीक्षण कब हुआ? मैं कभी किसी साइकोलॉजिस्ट से मिली ही नहीं। आदित्य वर्मा ने समझाया। रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑब्जर्वेशन पब्लिक जगहों पर हुआ, पार्क में, मॉल में और स्कूल से पिकअप के समय। ये पागलपन है। नैना का गला भर आया। जारा तो हमेशा मेरे साथ खुश रहती थी। ये बदनामी है। ये साइकोलॉजिस्ट कौन है? आदित्य वर्मा ने कवर पलटा। इनका नाम डॉक्टर वलेरिया मेहता लिखा है। यहां इनकी सारी क्वालिफिकेशन है। काफी प्रोफेशनल और कन्विंसिंग लग रही हैं। उन्होंने नैना को सीधे देखकर पूछा। नैना, क्या आप इस वलेरिया मेहता को जानती हैं? नैना ने सिर हिलाया, जैसे दिमाग सुन्न हो गया हो। नहीं, मैंने उसे कभी देखा तक नहीं। आंसू फिर बहने लगे। उसी छत के नीचे उस आदमी के साथ रहना जिसने उसे पूरी तरह मिटा देने की ठान रखी थी, एक खामोश नर्क था। तन्मय घर से गया नहीं था, बस गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गया था। कभी जो घर गर्म और अपना लगता था, अब जमी हुई जंग का मैदान बन चुका था। हर कोने में भावनात्मक बारूदी सुरंगें थी। नैना को अपने दुश्मन के साथ जीना था, हर सुबह उसे देखना था और जारा के सामने सब नॉर्मल दिखाना था। और तन्मय, उसने जारा के सामने अपनी भूमिका बेहद परफेक्ट निभाई। वो दुनिया का सबसे अच्छा पिता बन गया। महीनों बाद वो काम से जल्दी आने लगा, महंगे गिफ्ट लाने लगा। एक रात वो कार्टून प्रिंसेस वाले बड़े डिब्बे के साथ आया। जारा, ये तुम्हारा नया टैबलेट है, तन्मय ने बच्ची को गले लगाते हुए कहा। पुराने वाले से बहुत बेहतर है, कैमरा अच्छा है और पापा ने इसमें ढेर सारे गेम्स डाल दिए हैं। जारा की आंखें चमक उठी। वाओ, थैंक यू पापा। लिविंग रूम में कपड़े फोल्ड करती नैना बस सूखा सा निगल गई। उसका दिल दर्द कर रहा था। वो जानती थी तन्मय क्या कर रहा है। वो जारा की वफादारी खरीद रहा था और नैना के पास 1 रुपया भी नहीं था कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ ला सके। देखा प्रिंसेस, तन्मय ने नया टैबलेट ऑन करते हुए नैना की तरफ तिरछी नजर और हल्की सी घिन वाली मुस्कान से कहा। जब तुम बाद में पापा के साथ रहोगी, तुम्हें हर हफ्ते नया खिलौना मिलेगा। किसी ऐसे इंसान की तरह नहीं जो बस कपड़े फोल्ड करना जानता है। नैना के हाथ वहीं रुक गए। सीने में गांठ सी बन गई। वो चीखना चाहती थी, तन्मय को जवाब देना चाहती थी, लेकिन जारा के सामने नहीं। अगर वो गुस्सा करती तो वही साबित होता जो तन्मय आरोप लगा रहा था कि वो इमोशनली अनस्टेबल है। तो नैना सिर झुकाकर चुपचाप कपड़े फोल्ड करती रही। कमरे में तन्मय का जहर फैलता रहा। डर रोज बढ़ता गया। तन्मय ने व्यवस्थित तरीके से नैना की माँ वाली अथॉरिटी तोड़नी शुरू की। अगर नैना डिनर बनाती, तन्मय किचन में आता, एक निवाला चखता और जारा के सामने बोलता, हनी, आज फिर सूप ज्यादा नमकीन है, कोई बात नहीं, कल बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। अगर नैना जारा को होमवर्क कराने बैठती, तन्मय बीच में टोक देता, मैं करा देता हूं, मम्मी जिस तरह पढ़ाती हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम कंफ्यूज हो जाओगी। नैना अपने ही घर में छोटी होती जा रही थी, अदृश्य, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। धीरे धीरे उसे खुद पर शक होने लगा। क्या वाकई वो ठीक से खाना नहीं बनाती? क्या वो वाकई जारा को पढ़ा नहीं सकती? तन्मय इतना अच्छी तरह एक्ट कर रहा था कि नैना एक नाकाबिल औरत लगने लगी। जारा बीच में फंस गई थी। उसे मां से प्यार था, लेकिन पिता की तरफ से मिलने वाला ध्यान और तोहफे भी उसे अच्छे लगते थे। कभी वो नैना से चिपक जाती जैसे सुरक्षा ढूंढ रही हो, और कभी, खासकर तब जब तन्मय उसके कान में कुछ फुसफुसाता, वो असहज हो जाती। एक रात नैना को नींद नहीं आई। वो चुपचाप जारा के कमरे में गई, ये देखने कि बच्ची ठीक है या नहीं। दरवाजा हल्का सा खोला।
जारा गहरी नींद में थी। उसके टेबल पर नया टैबलेट रखा था। लेकिन जैसे ही नैना पास गई और उसे अच्छी तरह उड़ाने लगी, उन्होंने कुछ अजीब देखा। जारा का छोटा हाथ तकिए के नीचे कुछ कसकर पकड़े था। वो उसका पसंदीदा टेडी नहीं था। नैना ने ध्यान से देखा। उसका दिल एक पल को रुक गया। वो जारा का पुराना टैबलेट था, सस्ता, कई जगह से स्क्रीन टूटी हुई, वही जिससे खेलने से नैना हमेशा मना करती थी कि कांच के टुकड़े हाथ में चुभ सकते हैं। नैना की भौएं सिकुड़ गईं। जारा इसे अभी तक क्यों छुपा कर रखती है? नया टैबलेट सामने रखा है, फिर ये टूटे हुए वाले को तकिए के नीचे क्यों? नैना समझ नहीं पाई। उसने सोचा शायद बच्चों को पुरानी चीजों से लगाव हो जाता है। उसे ये नहीं पता था कि उस टूटे टैबलेट में एक ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ बदल देने वाला है। वो वापस अपने कमरे में आ गई। दिमाग पहले से ज्यादा उलझ गया। और फिर कुछ दिनों बाद असली झटका लगा। नैना स्कूल से जारा के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसने वादा किया था कि आज जारा की फेवरेट चॉकलेट केक बनाएगी। लेकिन छुट्टी के बाद 1 घंटा बीत गया, जारा नहीं आई। नैना ने स्कूल फोन किया। स्कूल ने बताया जारा को तन्मय लेकर जा चुका है। नैना का दिल बैठ गया। तन्मय ने उसे कुछ नहीं बताया था। उसने बार बार कॉल किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। 2 घंटे, 3 घंटे, नैना लगभग पागल हो गई। वो लिविंग रूम में आगे पीछे चक्कर लगा रही थी। आंखों में आंसू थे। रात 9 बजे जाकर तन्मय की कार की आवाज आई। जारा हंसती हुई अंदर आई, हाथ में एक बड़ा बैग, जैसे किसी अम्यूजमेंट पार्क से ढेर सारी चीजें लाई हो। उसके पीछे तन्मय शांत चल रहा था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। कहाँ थे तुम? तुमने जारा को बिना बताए क्यों ले गया? मैं मर गई थी चिंता में। नैना की आवाज में आंसू और गुस्सा दोनों थे। डैडी मुझे वंडरलैंड पार्क ले गए थे मम्मी, बहुत मजा आया, जारा उछल कर बोली। तन्मय ने नैना को ठंडेपन से देखा। तो मैं उसका पिता हूं, मुझे हक है अपनी बेटी को कहीं भी ले जाने का। वैसे भी तुम घर पर करती ही क्या हो, लेकिन बताना तो चाहिए था। क्यों? ताकि तुम अपना ड्रामा करके हमारा मजा खराब कर दो। उसी पल नैना को एक खुशबू आई, किसी औरत का परफ्यूम, हल्का, मुलायम, लेकिन बिल्कुल अनजान। न ये नैना का था, न तन्मय की रोज वाली कोलोन। तन्मय, ये... नैना का गला सूख गया। तन्मय ने नैना की नजर की दिशा समझ ली। वो जरा भी नहीं घबराया, उल्टा मुस्कुराया। उसने इंतजार किया कि जारा अपने नए खिलौने रखने कमरे में भाग जाए। जैसे ही वो गई, तन्मय नैना के पास आया। उसका चेहरा बहुत करीब था और आवाज फुसफुसाती हुई जहरीली। सूंघ लिया? क्या सच में तुमने सोचा था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी जैसी बोरिंग औरत के साथ रहूंगा? तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। नैना एक कदम पीछे हट गई, जैसे सांस ही न मिल रही हो। मतलब एक और औरत थी। ये सब आरोप, ये पूरी लड़ाई बस नैना को हटाने का तरीका था। वो कौन है? नैना ने टूटती आवाज में पूछा। तुम्हारा कोई काम नहीं, तन्मय ने तिरस्कार से कहा। वो सफल है, समझदार है और एक आदमी को खुश रखना जानती है, तुम्हारी तरह नहीं। उसी रात जारा नैना के कमरे में आई। मम्मी, आप रो क्यों रही हो? नैना ने तुरंत आंसू पोंछे। मैं ठीक हूं बेटा, बस थोड़ा सिर दर्द है। जारा ने उसे ऐसे देखा जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। आप सच में बीमार हो मम्मी? डैडी कहते हैं आप बीमार रहती हो, इसलिए अक्सर उदास और गुस्सा रहती हो। डैडी ने कहा अगर मैं बाद में उनके साथ रहूंगी तो आप आराम कर पाओगी और ठीक हो जाओगी। नैना का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। तन्मय जारा के दिमाग में जहर भर चुका था और उसे ऐसा अच्छाई का रूप दे रहा था कि बेटी मां से दूर हो जाए। नैना ने जारा को कसकर गले लगा लिया। जारा, सुनो, मैं बीमार नहीं हूं, मैं बस तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। मैं वादा करती हूं, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। लेकिन नुकसान हो चुका था। नैना ने अपनी बेटी की आंखों में झिझक देखी। दरवाजे पर खड़ा तन्मय सब सुन रहा था। अंधेरे में उसने बस एक ठंडी सी हंसी दबाई। वो नैना के पास से निकला और कंधे पर हल्का सा थपकी देकर नकली सहानुभूति दिखाते हुए फुसफुसाया। एंजॉय करो, जल्द ही उसे तुम्हें मम्मी कहने का भी मन नहीं करेगा। मीडिएशन हियरिंग एक क्रूर मजाक थी। एक छोटा सा घुटन भरा कमरा, सामने कोर्ट अपॉइंटेड मीडिएटर। आदित्य वर्मा ने शांत आवाज से शुरुआत की। तन्मय जी, नैना ज्यादा कुछ नहीं चाहती, बस जारा की कस्टडी, या कम से कम जॉइंट कस्टडी। प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर सकते हैं।
वो पूरा भी नहीं बोल पाए थे कि तन्मय के महंगे सूट वाले वकील एडवोकेट राघव मल्होत्रा बीच में काटकर बोल पड़ा। बात करने को कुछ है ही नहीं, उसने कड़क आवाज में कहा और फाइल टेबल पर पटक दी। हमारे क्लाइंट की पोजीशन क्लियर है। नैना इस शादी में फेल्ड पार्टी है। ये साबित हो चुका है कि वो घर संभालने और बच्चे को पालने में नाकाम रही है। जारा के भविष्य के लिए फुल कस्टडी हमारे क्लाइंट को ही मिलनी चाहिए। तन्मय उसके पास ऐसे बैठा था जैसे वो पीड़ित हो। मैं बस अपनी बेटी का भला चाहता हूं, उसने नकली दुख के साथ कहा। उसकी मां से दूर रखना उसके लिए बेहतर है। नैना कांप उठी। राघव मल्होत्रा हंसा। नैना जी, अगर आप जिद करेंगी तो हम ये केस ट्रायल तक ले जाएंगे और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारे पास जो सबूत हैं वो आपको कोर्ट में पूरी तरह शर्मिंदा कर देंगे। फोटो, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, एक्सपर्ट रिपोर्ट। बेहतर होगा आप ये एग्रीमेंट साइन कर दें। हमारा क्लाइंट आप पर कोई काउंटर केस नहीं कर रहा, यही उसकी मेहरबानी है। मेहरबानी? मेरे घर से खाली हाथ निकल जाऊं और जारा भी छोड़ दूं? आप पागल हैं क्या? नैना चीख पड़ी। मीडिएटर ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन तन्मय और उसका वकील टस से मस नहीं हुए। मीडिएशन टूट गई। बाहर निकलते वक्त आदित्य वर्मा ने नैना के कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत रखो नैना, असली लड़ाई अब शुरू होगी। ट्रायल का पहला दिन करीब आया। सुबह से नैना के पेट में मरोड़ थी। आदित्य वर्मा ने उसे बार बार याद दिलाया, किसी भी हालत में शांत रहना है। कोर्टरूम ठंडा और डरावना था। ऊंची लकड़ी की दीवारें, भारी कुर्सियां और जज का हथौड़ा, सब कुछ जैसे ताकत दिखा रहा था। दूसरी तरफ तन्मय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठा था, उसके साथ राघव मल्होत्रा। ट्रायल शुरू हुआ। पहले राघव मल्होत्रा बोला। उसकी आवाज ऊंची, साफ और भरोसे से भरी थी। उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने वही गंदे घर वाले फोटो दिखाए और नैना को आलसी गंदी गृहिणी बताया। उसने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स दिखाकर नैना को फिजूल खर्च और गैर जिम्मेदार साबित करने की कोशिश की। योर ऑनर, उसने नाटकीय अंदाज में कहा, जब मेरे क्लाइंट तन्मय दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते रहे, उनकी पत्नी घर पर उसे उड़ाती रही, घर और बच्चे को नजरअंदाज करती रही। नैना चीखना चाहती थी कि सब झूठ है। कार्ड तन्मय ने इस्तेमाल किया, फोटो उसने बीमारी में खींचे, सब प्लान था। लेकिन वो बस टेबल के नीचे अपने हाथ कसकर भींच पाई। आदित्य वर्मा ने एक भरोसा देने वाली नजर से उसे रोक लिया। जब आदित्य वर्मा की बारी आई, उसने जवाब देने की कोशिश शुरू की। आदित्य वर्मा ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। उसने जज को समझाने की कोशिश की कि वो फोटो संदर्भ से बाहर निकाल कर दिखाए गए हैं। उसने ये भी बताया कि क्रेडिट कार्ड की खरीदारी तन्मय ने खुद की थी, लेकिन अदालत में उसकी दलीलें कमजोर लग रही थीं। एक तरफ नैना के शब्द थे, दूसरी तरफ एडवोकेट राघव मल्होत्रा का भौतिक सबूत, फोटो, स्टेटमेंट, रिपोर्ट। जज नोट्स ले रहा था, पर उसका चेहरा बिल्कुल पढ़ा नहीं जा सकता था। और फिर वो पल आया जिससे नैना सबसे ज्यादा डर रही थी। वादी पक्ष अपना एक्सपर्ट विटनेस बुलाता है, राघव मल्होत्रा ने घोषणा की। डॉक्टर वलेरिया मेहता, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। कोर्टरूम का दरवाजा खुला। एक औरत अंदर आई। नैना की सांस अटक गई। वो औरत खूबसूरत थी, बहुत सलीकेदार, बहुत एलिगेंट। बाल पीछे की तरफ करीने से बंधे हुए, प्रोफेशनल ब्लेजर और चाल में ऐसा आत्मविश्वास कि लोग खुद ब खुद मान ले वो किसी खलनायिका जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो भरोसेमंद लग रही थी। और जैसे ही उसने शपथ ली, नैना के नाक में वही खुशबू आई, वही परफ्यूम जो उस रात तन्मय की शर्ट से आ रही थी। नैना का दिल जैसे थम गया। यही थी वही औरत, तन्मय की दूसरी, और आज वो अदालत में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनकर बैठी थी। वलेरिया गवाही के लिए बॉक्स में बैठ गई। उसकी आवाज शांत थी, शब्द साफ, और वो ऐसे मनोवैज्ञानिक टर्म इस्तेमाल कर रही थी कि सबको बहुत प्रोफेशनल लगे। जी योर ऑनर, उसने राघव मल्होत्रा के सवाल का जवाब देते हुए शुरू किया। मैंने पिछले 3 महीनों में मिसेस नैना और उनकी बेटी जारा के बीच स्वाभाविक व्यवहार का अवलोकन किया है। और आपके निष्कर्ष क्या रहे डॉक्टर? राघव ने पूछा। वलेरिया ने अपनी नोट्स खोली। मेरे निष्कर्ष बेहद चिंताजनक हैं।
मैंने मिसेस नैना के व्यवहार में अस्थिरता और भावनात्मक उतार चढ़ाव का एक पैटर्न देखा है। उनमें गंभीर इमोशनल डिस्टर्बेंस के संकेत हैं। फिर वो एक एक करके झूठ बोलने लगी, सच को तोड़ मरोड़ कर हथियार बना रही थी। पहला अवलोकन, वो बोली, एक शॉपिंग मॉल में मिसेस नैना ने ज़ारा को जोर से खींचा, ऊंची आवाज में डांटा, जिससे बच्ची लोगों के सामने डरकर रोने लगी। ये लो इमोशनल रेगुलेशन दिखाता है। नैना ने आंखें बंद कर लीं। उसे वो दिन याद था। ज़ारा गलत एस्केलेटर की तरफ दौड़ गई थी और नैना डर के मारी चीख पड़ी थी। उसे झटके से खींचकर पीछे कर लिया था। ज़ारा, सावधान। वो गुस्से में नहीं थी, वो सिर्फ घबरा गई थी कि बच्ची गिर जाएगी। लेकिन वलेरिया ने उसे वर्बल अब्यूज बना दिया। दूसरा अवलोकन, वलेरिया आगे बोली, एक पार्क में मिसेस नैना अपने फोन में ज्यादा डूबी रहीं। ज़ारा अकेले खेलती रही। बच्ची गिरी तो मिसेस नैना ने तुरंत नोटिस नहीं किया, और जब किया तो प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा हिस्टेरिकल थी, जिससे बच्ची को और ट्रॉमा हुआ। एक और झूठ, नैना को याद था वो फोन पर तन्मय के कहे अनुसार ग्रोसरी लिस्ट लिख रही थी। ज़ारा ठोकर खाकर गिरी और नैना सच में डर गई थी। वो तुरंत दौड़ी थी, उसे उठाकर गले लगाया था। लगी तो नहीं कहकर उसे चुप कराया था। उसकी प्रतिक्रिया एक चिंतित मां की थी, किसी हिस्टीरिया की नहीं। वलेरिया ने जज की तरफ देखकर बहुत स्थिर आवाज में कहा, मेरा निष्कर्ष ये है कि मिसेस नैना में 7 साल की बच्ची को पालने के लिए भावनात्मक स्थिरता की कमी है। उनमें पेरेंटिफिकेशन सिंड्रोम के संकेत हैं, जहां मां अपने दुख, तनाव और असुरक्षा को अनजाने में बच्चे पर प्रोजेक्ट करती है। ज़ारा की मानसिक सेहत के लिए मैं जोरदार सिफारिश करती हूं कि कस्टडी पिता मिस्टर तन्मय को दी जाए, जो अधिक स्टेबल फिगर हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। गवाही दमदार थी, वैज्ञानिक लग रही थी और नैना को तोड़ने के लिए काफी। नैना चुपचाप रोती रही। उसने कांपती आवाज में आदित्य वर्मा से फुसफुसाकर कहा, ये झूठ है, ये सब झूठ है। वो तन्मय की वही है, वही। आदित्य वर्मा की आवाज तनाव से भरी थी। शांत रहो नैना, रिएक्ट मत करो, यही वो चाहते हैं। अब क्रॉस एग्जामिनेशन की बारी आई। आदित्य वर्मा खड़ा हुआ। उसने कोशिश की, डॉक्टर वैलेरिया, क्या आप सिर्फ दूर से किए गए अवलोकन के आधार पर इतनी गंभीर डायग्नोसिस दे सकती हैं? वैलेरिया ने हल्की सी मुस्कान दी। इसके उलट काउंसिल, जब विषय को पता ना हो कि उसे देखा जा रहा है, तभी व्यवहार सबसे शुद्ध और वास्तविक होता है, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता। आदित्य वर्मा ने दूसरा सवाल दागा, आपको ये गवाही देने के लिए मिस्टर तन्मय ने पैसे दिए हैं, सही? वैलेरिया ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मुझे मेरे प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए भुगतान हुआ है, मेरे निष्कर्ष खरीदने के लिए नहीं। मेरे निष्कर्ष ऑब्जेक्टिव हैं और फील्ड डेटा पर आधारित हैं। उसकी चालाकी पर आदित्य वर्मा एक पल को अटक गया। वैलेरिया हर छेद भर चुकी थी। हर सवाल का जवाब ऐसा था कि अदालत में वो साफ लगे। उस दिन की सुनवाई स्थगित हो गई। नैना बाहर निकली तो पैरों में जैसे जान नहीं थी। उसे लगा वो पूरी तरह टूट चुकी है। उसने देखा तन्मय हल्के से मुस्कुरा रहा था और दूर से वैलेरिया को संतुष्टि भरी नजर से सिर हिला रहा था। लॉबी में नैना दीवार से टिककर फूट फूट कर रोई, हम हार गए वर्मा साहब, हम हार गए, इनके पास सब कुछ है। आदित्य वर्मा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सामने देखा। तन्मय और वैलेरिया दूर चलते जा रहे थे, जानबूझकर थोड़ा अलग, लेकिन पूरी तरह दूर भी नहीं। आदित्य वर्मा की आंखें संकरी हो गईं। अभी नहीं नैना, उसने धीमे स्वर में कहा, कुछ गड़बड़ है। वो उसे ऐसे देखती है जब उसे लगता है कोई नहीं देख रहा। ये नज़र किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की नहीं होती। उसने नैना की तरफ मुड़कर कहा, हमें पता करना होगा कि वो असल में है कौन। अगली तारीख से कुछ दिन पहले आदित्य वर्मा ने नैना को अपने ऑफिस बुलाया। उसका चेहरा थका हुआ था। टेबल पर कागजों का ढेर पहले से भी मोटा लग रहा था। नैना, मैंने उस औरत की बैकग्राउंड ट्रेस करने की कोशिश की, पर नतीजा वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। नैना का दिल धड़क उठा। क्या मतलब? आदित्य वर्मा ने माथे की नस दबाते हुए लंबी सांस ली। उसकी क्रेडेंशियल्स क्लीन हैं, बहुत ज़्यादा क्लीन। वो साइकोलॉजी एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्टर्ड क्लिनिक है, सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं। वो रुक कर बोला, या तो वो सच में साइकोलॉजिस्ट है जिसे तन्मय ने पैसे देकर झूठ बुलवाया है, या तन्मय ने उसकी पहचान बहुत सफाई से फोर्ज की है। सच ये है कि हम उसे फेक कहकर अदालत में हमला नहीं कर सकते। कोर्ट हमारी बात तुरंत खारिज कर देगा।
नैना के भीतर जो छोटी सी उम्मीद थी वो वहीं ढह गई। तो हम साबित नहीं कर सकते कि वो झूठी है? नहीं, आदित्य वर्मा ने साफ कहा, हम बस ये साबित नहीं कर सकते कि वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है। अब एक ही रास्ता है, उसकी गवाही को तोड़ना। वो नैना को गंभीरता से देखने लगा। और इसका मतलब है आपको खुद गवाही देनी होगी। नैना चुप नहीं। आपको फोटो, कार्ड, तन्मय का व्यवहार सब अपना पक्ष बताना होगा। और सबसे जरूरी, आपको भावनात्मक होकर टूटना नहीं है। राघव मल्होत्रा आपको उकसाएगा। वो आपको जज के सामने हिस्टेरिकल दिखाना चाहेगा, बिल्कुल वैसा जैसा वैलेरिया ने बताया है। नैना ने धीरे से सिर हिलाया। मैं करूंगी वर्मा साहब, मैं कोशिश करूंगी। दिन आ गया। नैना को गवाह के कटघरे में बैठना पड़ा। शपथ के बाद आदित्य वर्मा ने नरम सवालों से शुरुआत की ताकि नैना अपनी कहानी कह सके। नैना ने यथासंभव शांत आवाज में बताया कि उसने ज़ारा के लिए नौकरी छोड़ दी। सुबह से रात तक उसका रूटीन क्या रहता था। मैसी हाउस वाले फोटो के बारे में आप संदर्भ बता सकती हैं? आदित्य वर्मा ने पूछा। जी, नैना बोली। ये फोटो तन्मय ने लगभग 2 महीने पहले लिए थे। मुझे 3 दिन तेज बुखार था। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मैंने तन्मय से कहा कि घर संभाल लो। उसने कहा काम में बिजी हूं। घर गंदा हो गया और मेरे पास सफाई की ताकत नहीं थी। और क्रेडिट कार्ड? वो मेरे नाम पर एड ऑन कार्ड था, लेकिन ज्यादातर तन्मय ही रखता था। कहता था बिजनेस की वजह से मेन कार्ड लिमिट पर चला जाता है। मैंने भरोसा किया। मैंने वो बैग, वो ज्वेलरी कुछ नहीं खरीदा। चार्ज मुझे पहली बार केस के कागजों में दिखे। नैना ने ईमानदारी से सब कहा। गैलरी में कुछ लोग फुसफुसाने लगे। कुछ की नजर में सहानुभूति थी, पर जज अब भी चुप, अब भी अनपढ़ा चेहरा। और फिर राघव मल्होत्रा उठा। वो चालाक वकील टाई ठीक करता हुआ कटघरे के पास आया, होठों पर तिरछी मुस्कान। नैना जी, उसने मीठी सी जहरीली आवाज में कहा, तो आप कहना चाहती हैं कि आपके पति जो दिन रात मेहनत करके पैसा लाते हैं, उन्होंने आपको जानबूझकर फंसाया? यही है? नैना हकलाई। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने बस बताया कि क्या हुआ। लेकिन सुनने में तो यही लगता है। राघव ने तेजी से हमला किया। पति फोटो खींचता है, पति कार्ड चलाता है, हर गलती पति की। और आप तो किसी चीज की जिम्मेदार नहीं। क्या आप परफेक्ट हैं? नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, नैना ने कहा। लेकिन मैं नाकाम नहीं हूं। नाकाम नहीं? राघव ने उपहास किया। आपने कहा आप बीमार थीं। क्या आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है जो साबित करे कि आप 3 दिन गंभीर रूप से बीमार थीं? नैना चुप हो गई। मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी, दवा केमिस्ट से ले ली थी। लगा ठीक हो जाऊंगी। तो कोई सबूत नहीं, राघव ने तुरंत कहा। फिर ये सिर्फ आपका दावा है, फोटो तो असली है। दिलचस्प। वो कार्ड वाले मुद्दे पर उछला। आप कहती हैं पति ने कार्ड इस्तेमाल किया, लेकिन कार्ड आपके नाम पर था। क्या आपने बैंक को बताया कि कार्ड मिसयूज हो रहा है? नहीं। क्या आपने पति को रोका? नहीं। तो आपने कुछ नहीं किया, राघव ने कटाक्ष किया। क्या ये आपकी लापरवाही और वित्तीय गैर जिम्मेदारी नहीं दिखाता? या इसका मतलब ये है कि आपने इन खरीदारियों को मंजूरी दी? मैंने भरोसा किया। नैना की आवाज ऊंची हो गई। वो मेरा पति था। ब्लाइंड ट्रस्ट, राघव ने झट से कहा। एक ऐसा भरोसा जिसने परिवार की हालत खराब की। और अब आप पति पर दोष डाल रही हैं। मैं दोष नहीं, बस। राघव ने हाथ उठाकर रोक दिया। वो अपनी टेबल पर गया और एक बड़ा प्रिंट आउट उठा लाया। योर ऑनर, मैं एग्जिबिट P12 पेश करने की अनुमति चाहता हूं। नैना की आंखें फैल गईं। वो उसकी तस्वीर थी, उसकी अपने बेडरूम में बाल बिखरे, रोती हुई, चीखती हुई, वही रात जब तलाक के कागज आने से कुछ हफ्ते पहले उसका टूटना कैमरे में कैद किया गया था। मिसेस नैना, राघव ने विजय भरे स्वर में कहा, क्या आप इस फोटो की व्याख्या करेंगी? नैना के शरीर में कंपी दौड़ गई, आंखों में आंसू भर आए। क्या ये वही सच नहीं है जो डॉक्टर वलेरिया ने बताया? वॉलेटाइल इमोशंस, हिस्टीरिया, क्या यही एक सक्षम माँ का चेहरा है? आप समझ नहीं रहे। नैना कराह उठी। अब आंसू बहने लगे। उस रात तन्मय कहराया था। उसने मुझे बेकार पत्नी कहा, बोला मैं बोझ हूं। उसने मेरा अपमान किया, कहा मैं ज़ारा की मां बनने लायक नहीं। उसने मुझे उकसाया। तो आप मानती हैं? राघव ने बिना सांस लिए दिए हमला किया। कि आपने हिस्टेरिकली चीखा। आप मानती हैं कि आपने कंट्रोल खो दिया? आप इमोशनली वॉलेटाइल हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा डॉक्टर वलेरिया ने कहा, है ना? नहीं, नैना चिल्लाई। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसने मुझे फंसाया। उसने मुझे तोड़कर मेरी फोटो चोरी से ली। वो शैतान है। इनफ। जज का हथौड़ा जोर से बजा। गवाह, शांत रहिए, बैठिए। नैना सिसकने लगी।
कंधे हिल रहे थे। वो वापस बैठ गई, पूरी तरह टूटकर। सब खत्म। उसने ठीक वही कर दिया जो तन्मय और राघव चाहते थे। वो हिस्टेरिकल दिखी, अस्थिर दिखी। वही नाकाम मां की तस्वीर बन गई जो उन्होंने गढ़ी थी। उसने तन्मय की तरफ देखा। वो सिर झुकाए बैठा था, चेहरे पर नकली दुख, जैसे उसकी पत्नी की अस्थिरता ने उसे चोट पहुंचाई हो। राघव मल्होत्रा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। जज ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अब उसका चेहरा साफ था। उसने मन बना लिया था। उस दिन की सुनवाई नैना के लिए पूरी तबाही के साथ खत्म हुई। बाहर निकलते वक्त आदित्य वर्मा ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन नैना सुन्न थी। खत्म हो गया वर्मा साहब, उसने कमजोर आवाज में कहा। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। अगले दिन सेंटेंसिंग या फाइनल ऑर्डर की हियरिंग थी। नैना जानती थी वो हारने वाली है। वो ज़ारा को खो देगी। वो ज़ारा के कमरे में गई। बेटी सो चुकी थी। तन्मय घर पर नहीं था। शायद वलेरिया के साथ अपनी जीत पहले ही मना रहा था। नैना बिस्तर के पास बैठ गई, बेटी के बाल सहलाने लगी। उसके आंसू चुपचाप ज़ारा की गाल पर गिरने लगे। ज़ारा हल्का सा हिली। मम्मी? श्श, सो जाओ प्रिंसेस। नैना की आवाज रोने से भीगी हुई थी। उसने बेटी को कसकर गले लगा लिया, शायद आखिरी बार, पूरी मां बनकर। कल जो भी हो, मम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती है, हमेशा। मां की उदासी महसूस करके ज़ारा ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। मैं भी आपसे प्यार करती हूं मम्मी। नैना ने धीरे धीरे उसे छोड़ा और तभी उसने वो फिर देखा। ज़ारा के तकिए के नीचे से उसी पुराने टूटे फूटे टैबलेट का कोना बाहर निकला हुआ था। ज़ारा नींद में भी उसे कसकर पकड़ेगी। नैना समझ नहीं पाई कि उसकी बेटी उस टूटे फूटे सामान से इतनी चिपकी क्यों रहती है, लेकिन उस रात वो खुद इतनी टूट चुकी थी कि दिमाग से सोच ही नहीं पाई। उसने बस बेटी के माथे पर एक किस किया और उठकर बाहर आ गई, अपने संसार के अंत का सामना करने के लिए। अदालत उस दिन कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थी। सुबह की हवा भारी और घुटन भरी थी। नैना कुर्सी पर अकड़ी बैठी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरा खाली। उसे पूरी रात नींद नहीं आई थी। बगल में आदित्य वर्मा सामने देखते हुए बैठा था, चेहरे पर गंभीरता। वो जानता था कि उसने हर संभव कोशिश की है, लेकिन नैना की तरह उसे भी लगता था कि उनके सामने एक विशाल दीवार खड़ी है। दूसरी तरफ माहौल बिल्कुल अलग था। तन्मय नया सूट पहने ताज़ा और आत्मविश्वासी लग रहा था। वो कभी कभी मुस्कुरा देता और अपने वकील राघव मल्होत्रा के साथ धीमी आवाज में मजाक करता। जीत उसकी आंखों के सामने थी। गैलरी की तरफ नैना की नजर गई। वहां वलेरिया बैठी थी, क्रीम रंग की ड्रेस में, बेहद सलीके से, और नैना की तरफ देखती हुई, होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान, विजेता वाली मुस्कान। जज अंदर आए। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। नैना का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि दर्द होने लगा। तलाक याचिका रजिस्ट्री नंबर, फैमिली कोर्ट केस नंबर, जज ने फॉर्मल लहजे में पढ़ना शुरू किया। आज का विषय फैसले का उच्चारण। फिर वो रुके, लेकिन उससे पहले दोनों पक्ष अंतिम दलीलें प्रस्तुत करें। सबसे पहले राघव मल्होत्रा उठा। उसने अपनी जीत को बहुत कुशलता से समेट कर पेश किया। योर ऑनर, उसने ऊंची आवाज में कहा, इस ट्रायल में हमने अकाट्य सबूत देखे हैं। फोटो जो मिसेस नैना की घरेलू लापरवाही दर्शाते हैं, वित्तीय सबूत जो उनके गैर जिम्मेदार खर्च को दिखाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण प्रख्यात चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वलेरिया की गवाही, जिसने वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक ढंग से प्रतिवादी की भावनात्मक अस्थिरता सिद्ध की है। राघव ने नैना की तरफ इशारा किया। हमने पिछली सुनवाई में कोर्ट रूम के भीतर मिसेस नैना का हिस्टेरिकल आचरण भी देखा है, जो डॉक्टर वलेरिया के निदान को पुष्ट करता है और रिकॉर्ड में स्पष्ट दर्ज है। फिर वो तन्मय की तरफ मुड़ा। दूसरी ओर हमारे पास मिस्टर तन्मय हैं, एक सक्षम पिता, आर्थिक रूप से सफल और सबसे बढ़कर भावनात्मक रूप से स्थिर। वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए सच में चिंतित हैं। योर ऑनर, यहां विकल्प बिल्कुल स्पष्ट है। ये पत्नी को दंड देने का मामला नहीं, बच्चे को बचाने का मामला है। ज़ारा के सर्वोत्तम हित में मैं निवेदन करता हूं कि फुल कस्टडी हमारे क्लाइंट मिस्टर तन्मय को दी जाए और संपत्ति विभाजन की उनकी मांग स्वीकार की जाए। राघव बैठ गया, चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान। अब आदित्य वर्मा की बारी थी।
वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने कमरे पर एक नजर डाली, जज की तरफ सीधे देखे बिना बोलना शुरू किया। योर ऑनर, उसकी आवाज नरम थी लेकिन दृढ़। यहां जो कुछ हुआ वो प्रमाण नहीं है, ये चरित्र हनन है, एक सुनियोजित बदनामी। फोटो झूठ बोल सकते हैं। दुनिया के सबसे अच्छे शेफ की किचन की भी गलत वक्त पर फोटो खींचकर उसे गंदा दिखाया जा सकता है। स्टेटमेंट मैनिपुलेट हो सकते हैं, खासकर तब जब एक पक्ष के पास पूरा वित्तीय नियंत्रण हो और दूसरे का भरोसा भी। वो रुका, फिर बोला, और एक्सपर्ट गवाही, एक ऐसा एक्सपर्ट जिसने दूर से कुछ टुकड़ों को देखकर संदर्भ से बाहर घटनाओं पर कट्टर निष्कर्ष निकाले। क्या वो 7 साल में जमा हुई मां की गहरी ममता से बड़ी हो सकती है? आदित्य वर्मा ने सीधे तन्मय की तरफ देखा। योर ऑनर, हम किसी बच्ची को बचा नहीं रहे, हम एक लालची पति को अपनी पत्नी से छुटकारा पाते हुए देख रहे हैं, जो उसकी संपत्ति हड़पना चाहता है और क्रूरता से उसकी सबसे कीमती चीज छीनना चाहता है, उसकी बेटी। उसकी आवाज हल्की सी कांप गई। नैना एक अच्छी मां है, परफेक्ट नहीं, कोई मां परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उसने अपनी जिंदगी ज़ारा को दी है। इस खूबसूरती से बुनी बदनामी को, उस रिश्ते को तोड़ने मत दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, विवेक से निर्णय दीजिए। आदित्य वर्मा बैठ गया। कमरा फिर शांत था। उसकी दलील शानदार थी, भावुक भी, मजबूत भी, पर नैना जानती थी ये काफी नहीं। आदित्य वर्मा विश्वास पर बोल रहा था, राघव सबूत और एक्सपर्ट रिपोर्ट पर। कानून की नजर में विजेता पहले से तय लग रहा था। जज ने गला साफ किया, चश्मा लगाया और सामने रखी मोटी फाइल खोली। वही पल दोनों पक्षों के दस्तावेज, गवाहियां और प्रस्तुत साक्ष्यों को देखने के बाद जज ने बिना भाव वाले स्वर में बोलना शुरू किया। नैना का दिल सिकुड़ गया। अदालत ये नोट करती है कि वादी मिस्टर तन्मय पर्याप्त और महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल रहे हैं। नैना ने सिर झुका लिया, आंखें बंद कर ली। पहला, दृश्य साक्ष्य यानी फोटोग्राफ्स प्रतिवादी के घर प्रबंधन में लापरवाही दर्शाते हैं। दूसरा, वित्तीय साक्ष्य प्रतिवादी के नाम क्रेडिट कार्ड पर असंतुलित और अत्यधिक खर्च दर्शाते हैं। हर वाक्य जैसे चाकू था। और सबसे निर्णायक, जज की आवाज अंतिमता लिए हुए थी। एक्सपर्ट विटनेस डॉक्टर वलेरिया मेहता की गवाही, जो मिसेस नैना की भावनात्मक अवस्था पर है। दुर्भाग्यवश पिछली सुनवाई में प्रतिवादी के अपने आचरण ने भी इस गवाही को मजबूती दी, जिससे अदालत के सामने बच्चे के विकास के लिए मानसिक वातावरण की एक चिंताजनक तस्वीर बनी। नैना चुपचाप रोने लगी। सब खत्म। तन्मय ने नैना की तरफ देखा और उसके होंठ के कोने पर जीत की हल्की सी क्रूर मुस्कान उभरी। पीछे गैलरी में वलेरिया अपनी सीट पर और सीधी बैठ गई, जैसे ताली बजाने को तैयार हो। उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से नाबालिग ज़ारा के सर्वोत्तम हित और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जज ने हथौड़ा उठाया। नैना ने आंखें भींच ली। अब वो सजा सुनने वाली थी जो उसकी जिंदगी तोड़ देगी। द कोर्ट रूल्स। रुकिए। आवाज बहुत छोटी थी, लेकिन कोर्ट रूम की चुप्पी को चीरती हुई तेज और स्पष्ट। सभी ने एक साथ गर्दन घुमाई। पीछे वाले दरवाजे पर, जो थोड़ा सा खुला था, ज़ारा खड़ी थी। वो अकेली थी, स्कूल यूनिफॉर्म में। साफ था वो चुपके से अंदर आ गई थी। तन्मय का चेहरा पल भर में अकड़ से सदमे में बदल गया। ज़ारा, तुम यहां क्या कर रही हो? बाहर जाओ। गार्ड, बच्चे को बाहर निकालो। ज़ारा, बैठ जाओ प्रिंसेस। उसने फिर कोशिश की, आवाज कसकर, पर ज़ारा नहीं हिली। वो कोर्ट रूम में चलती चली आई। उसके छोटे कदमों की आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी। उसने अपनी मां की तरफ नहीं देखा, जिसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसने अपने पिता की तरफ नहीं देखा, जो गुस्से से लाल था। वो सीधे जज की तरफ देख रही थी, जो हथौड़ा गिरने वाला था, हवा में रुक गया। जज की आंखें फैल गईं उस छोटी बच्ची को देखकर। नैना पलटकर देखती रह गई। दिल जैसे छाती से बाहर गिर गया हो। ज़ारा, उसने अविश्वास में फुसफुसाया। उसकी बेटी यहां क्यों? कौन लाया? सबसे तेज प्रतिक्रिया तन्मय की थी। जो चेहरा अभी जीत से भरा था, अब सफेद पड़ गया। आंखों में डर था, खालिस डर। ज़ारा, वो चीखा। इस बार आवाज से नकली शांति गायब थी।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर जाओ, ये पार्क नहीं है। गार्ड, बच्ची अंदर कैसे आई? जारा पिता की आवाज से थोड़ा सिकुड़ी, लेकिन पीछे नहीं हटी। वो और आगे बढ़ गई। जारा, पापा कह रहे हैं मुड़ो और बैठ जाओ। तन्मय अब आधा खड़ा होकर चिल्लाया। उसका वकील राघव भी हक्का बक्का था। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और जज से बोला, योर ऑनर, ये प्रोसीजरल आउटरेज है। ये केस गोपनीय है। एक नाबालिग का यहाँ होना और कार्यवाही रोकना नियमों के खिलाफ है। स्टाफ को आदेश दीजिए कि बच्ची को बाहर निकाला जाए। नैना अब भी जमी हुई थी। दिमाग का एक हिस्सा टूट रहा था कि जारा इस डरावनी जगह में कैसे आ गई। दूसरा हिस्सा घबराहट से कांप रहा था। जारा क्या बोलेगी? कहीं तन्मय ने उसे पूरी तरह अपने खिलाफ तो नहीं कर दिया? कहीं जारा जज से ना कह दे कि वो पिता के साथ रहना चाहती है? ये सोच नैना को मिचली करा रही थी। योर ऑनर, आदित्य वर्मा की आवाज अचानक गूंजी, राघव को रोकते हुए। ये बच्ची किसी उद्देश्य से आई है। इसका भविष्य इसी फैसले से जुड़ा है। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। जज ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। उसका चेहरा गंभीर था। सभी लोग शांत रहें। उसकी आवाज कोर्ट में गूंजी। उसने तन्मय और राघव को घूर कर देखा। उनकी आपत्तियां वहीं दब गईं। फिर उसकी नजर जारा पर गई और चेहरा नरम पड़ा। जारा धीरे धीरे आगे आई। उसके कदम उस खामोश संगमरमर पर बहुत तेज सुनाई दे रहे थे। वो दोनों वकीलों की टेबल के बीच, ठीक बीच में रुक गई। ऊपर ऊंची कुर्सी पर बैठे जज को देखा। योर ऑनर, जारा की आवाज कांपी पर साफ थी। सॉरी, मैंने बीच में रोक दिया। ठीक है बेटी, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हें कौन लाया? मैं अकेली आई। मेरी आंटी मुझे नीचे तक लाई थी, लेकिन मैं चुपके से अंदर आ गई। मैंने डैडी को कहते सुना कि मेरी मम्मी बुरी हैं। तन्मय की आंखें फैल गईं। जारा, संभल कर बोलो। साइलेंस मिस्टर तन्मय, जज ने डांटा। बच्ची को बोलने दीजिए। नैना ने हाथ मुंह पर रख लिया। आंसू बहने लगे। जारा ने जैसे हिम्मत जुटाई। उसकी साफ आंखों में सच्चाई थी। डैडी कहते हैं मेरी मम्मी बुरी हैं। डैडी कहते हैं मम्मी बहुत गुस्सा करती हैं। डैडी कहते हैं मम्मी मेरा ध्यान नहीं रख सकती। नैना ने आंखें बंद कर लीं। अब बस यही बाकी था। वो वही झूठ दोहराने वाली थी। लेकिन अगले ही वाक्य ने नैना की आंखें खोल दी। लेकिन क्या मैं आपको कुछ दिखा सकती हूं? जारा ने जज को ऐसे देखा जैसे विनती कर रही हो। कुछ जो मेरी मम्मी को भी नहीं पता। वो वाक्य हवा में लटक गया। कुछ जो मेरी मम्मी को भी नहीं पता। नैना की भौहें सिकुड़ गईं। इसका क्या मतलब? राघव मल्होत्रा फिर कूद पड़ा। योर ऑनर, ये बेतुका है। बच्चे की रिकॉर्डिंग सबूत नहीं हो सकती। ये बिना अनुमति रिकॉर्ड की गई प्राइवेसी का उल्लंघन है। वही रिकॉर्डिंग आपके एक्सपर्ट विटनेस के झूठ को साबित करती है। आदित्य वर्मा ने तेजी से पलटवार किया। जज की आंखों में चमक आ गई। उसे कुछ बड़ा झूठ होने का एहसास हो गया था। बहुत हुआ बहस। उसने हथौड़ा बजाया। क्लर्क, बच्ची की मदद कीजिए। उस डिवाइस को तुरंत कोर्ट मॉनिटर से कनेक्ट कीजिए। नहीं, तन्मय बुरी तरह चिल्लाया। उसने टेबल का किनारा इस तरह पकड़ा कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। मैं ऑब्जेक्शन करता हूं योर ऑनर, यह सेटअप है। आपका ऑब्जेक्शन नोट कर लिया गया है, जज ने सख्ती से कहा। अब बैठिए। एक क्लर्क तेजी से जारा के पास आया। बहुत सावधानी से वो टूटा टैबलेट लिया, केबल ढूंढी और कुछ ही पलों में कोर्ट की दीवारों पर लगे बड़े मॉनिटर काले हुए। फिर जारा के टैबलेट की होम स्क्रीन दिखाई देने लगी। तन्मय ने चेहरे पर हाथ रख लिया। पीछे वेलेरिया का शरीर जैसे झटके से कांप गया। क्लर्क के पास खड़ी जारा स्क्रीन को देखती रही। उसने न मां की तरफ देखा न पिता की। वो बस अपनी मिशन में थी। ये वाला, उसने गैलरी में एक वीडियो फाइल की तरफ इशारा किया। क्लर्क ने क्लिक किया। थंबनेल खुला। प्ले करो प्रिंसेस, जज ने कहा। जारा ने छोटी सी उंगली बढ़ाई और स्क्रीन पर प्ले दबा दिया। वीडियो शुरू हुआ। मॉनिटर पर हल्की सी फड़फड़ाहट, फ्रेम थोड़ा हिलता हुआ, टेढ़ा, एंगल नीचे का, जैसे किसी चीज के पीछे से रिकॉर्ड हो रहा हो। हल्की सी दबी हंसी सुनाई दी। ये हमारा लिविंग रूम है, नैना ने फुसफुसाकर कहा। उसने सोफा और कोने में बड़ा सा पौधा पहचान लिया। वीडियो शायद उसी गमले के पीछे से बना था जहां जारा अक्सर छुपन छुपाई खेलते हुए छुपती थी। और फिर फ्रेम में 2 लोग आए, तन्मय और वेलेरिया। लेकिन कोट वाली ब्लेजर वाली वेलेरिया नहीं। ये वेलेरिया आरामदायक लाउंजवेयर में थी, बाल खुले हुए। तन्मय हंसता हुआ आया, पीछे से वेलेरिया को बाहों में जकड़ा और उसकी गर्दन पर किस किया। पूरा कोर्ट रूम एक साथ सिसक उठा। ओह माय गॉड! नैना की सांस गले में अटक गई। तो परफ्यूम, शक, सब सच था। जो औरत झूठी गवाही देकर उसे बर्बाद कर रही थी, वही उसके पति के साथ उसके ही घर में।
दूसरी तरफ राघव मल्होत्रा मॉनिटर को घूर रहा था, मुंह खुला। वो तन्मय की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में डर और गुस्सा था, जैसे कह रहा हो, ये तुमने मुझे नहीं बताया था। गैलरी में वैलेरिया ने सिर झुका लिया, चेहरा छुपाने की कोशिश में। और फिर वीडियो में आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। कोर्टरूम की खामोशी में हर शब्द गूंज रहा था। वैलेरिया की आवाज, तुम्हें पक्का है प्लान काम करेगा? तुम्हारी पत्नी तो इतनी बेवकूफ है। तन्मय की हंसती हुई आवाज, भरोसे से भरी, बेवकूफ और सबमिसिव, उसे शक भी नहीं होगा। सारा पैसा तो पहले ही तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है बेबी। पक्का? वैलेरिया ने पूछा। नैना के पैर जैसे जवाब दे गए। जॉइंट अकाउंट? उसका पैसा वैलेरिया के अकाउंट में? ओह भगवान! नैना के पास बैठे आदित्य वर्मा ने बुदबुदाया, आंखें स्क्रीन से चिपकी हुईं। वीडियो चलता रहा। तन्मय सोफे पर बैठा और वैलेरिया को अपनी गोद में खींच लिया। तन्मय की आवाज आई, कल जैसे ही फैसला आएगा, जारा की कस्टडी आधिकारिक तौर पर मुझे मिल जाएगी। इस जहन्नुम वाले घर को तुरंत बेच देंगे और स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो जाएंगे, उससे बहुत दूर। वैलेरिया की आवाज थोड़ी चिंता भरी, लेकिन जारा तो अपनी मां से बहुत जुड़ी हुई लगती है। यही वो हिस्सा था जिसने नैना को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। उसकी सांस रुक गई। वो तन्मय के जवाब का इंतजार करने लगी। तन्मय की आवाज तिरस्कार से भरी, अरे बच्चे को संभालना आसान है, बस उसे नया टैबलेट दे दो, वो अपनी माँ को भूल जाएगी। तुम उसकी नई माँ बनोगी, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा सक्सेसफुल और कहीं ज्यादा सेक्सी। वीडियो में तन्मय ने वैलेरिया को जुनून से किस किया। बस बंद करो इसे। तन्मय गुस्से से चीख पड़ा। वो कुर्सी से उछलकर क्लर्क की टेबल की तरफ दौड़ा वीडियो रुकवाने के लिए। ऑफिसर्स, इसे काबू में करो, जज ने गुस्से में आदेश दिया। दरवाजे पर खड़े दोनों सिक्योरिटी गार्ड तुरंत लपके। उन्होंने तन्मय को आगे बढ़ने से पहले ही दबोच लिया। उसकी बाहें पीछे मरोड़ दी। तन्मय किसी फंसे हुए जानवर की तरह छटपटाने लगा। मुझे छोड़ो, ये सच नहीं है, ये सब झूठ है, एडिट किया गया है। वो बेतहाशा चिल्लाया। इसे शांत रखो, जज ने सख्ती से कहा। वीडियो चलने दो, मैं इसे अंत तक देखना चाहता हूं। कमरे के कोलाहल से बेखबर वीडियो चलता रहा। अब वैलेरिया की बारी थी। वैलेरिया की आवाज, मुझे अब भी थोड़ा डर लग रहा है। अगर मेरी साइकोलॉजिस्ट वाली गवाही पर नैना का वकील सवाल उठा दे तो? तन्मय की हंसी फिर गूंजी। सब तैयार है, मैंने पिछले हफ्ते उसे रिकॉर्ड किया है, जब वो हिस्टेरिकली रो रही थी, याद है? ट्रायल में मैं उसे फिर उकसाऊंगा, इतना अपमान करूंगा कि वो फट पड़े। नैना फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अपनी गवाही, वो फोटो, अपनी चीखें सब याद आ गया। उसने उसे फंसाया था। तन्मय की आवाज, जैसे ही वो हिस्टेरिकल होगी, तुम्हारी गवाही परफेक्ट लगेगी। जज खुद देख लेगा कि वो कितनी अनस्टेबल है। कोई उसकी बात नहीं मानेगा। सब डॉक्टर वैलेरिया प्रोफेशनल पर भरोसा करेंगे। वीडियो के आखिर में तन्मय और वैलेरिया वाइन के ग्लास टकराते दिखे, हंसते हुए। वीडियो खत्म हो गया। स्क्रीन काली हो गई। कुछ सेकंड तक पूरा कोर्टरूम सन्न रहा। बस नैना की सिसकियां और गार्ड्स के काबू में तन्मय की हाँफती सांसें सुनाई दे रही थीं। जज, क्लर्क्स, गैलरी, यहां तक कि राघव मल्होत्रा भी, सब उस काली स्क्रीन को दहशत से घूर रहे थे। उन्होंने अभी अभी एक बेहद सुनियोजित शैतानी साजिश देखी थी। धोखाधड़ी, झूठी गवाही, पैसे की हेराफेरी और अदालत से खिलवाड़। गैलरी में लोग इधर उधर देखने लगे। वो रही, वही औरत, किसी ने चिल्लाकर कहा। वैलेरिया समझ गई, अब सब उजागर हो चुका है। घबराकर वो सीट से उछली और पीछे के एग्जिट की तरफ दौड़ी। जारा, वो छोटी सी हीरोइन जो अभी तक वीडियो देख रही थी, उसने सिर घुमाया। उसने अपने काबू में पड़े पिता को नहीं देखा, उसने अपनी मां को देखा। उसकी मासूम आंखें नैना की आंसुओं से भरी आंखों से मिली। जज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हथौड़ा ऊंचा उठाया और इस बार चुपचाप नहीं, उसने उसे जोर से मेज पर पटका। सब लोग शांत रहें, कोर्ट की कार्यवाही फिर शुरू होती है। ऑफिसर्स, सारे एग्जिट बंद करो, कोई बाहर नहीं जाएगा। डॉक्टर वैलेरिया को तुरंत गिरफ्तार करो। कमरे में नियंत्रित अराजकता फैल गई। जज के हथौड़े की गूंज एक आदेश भी थी और उस जमी हुई घबराहट का विस्फोट। जिन गार्ड्स ने अभी तन्मय को पकड़ा था, उन्होंने उसे खींचकर कुर्सी पर बिठा दिया। तन्मय अब चीख नहीं रहा था, बस हाँप रहा था। उसकी आंखें बेतरतीब थीं, महंगा सूट पसीने से भीग चुका था। वो जान गया था, सब खत्म। पीछे के दरवाजे पर शोर मचा। वैलेरिया घबराहट में दरवाजा खोल नहीं पा रही थी। जज के आदेश से वो बंद हो चुका था।
वो हैंडल खींचती रही, धक्का देती रही, बेकार। एक महिला पुलिस अफसर ने उसे झपट लिया। वेलेरिया वहीं फर्श पर ढह गई। उसका प्रोफेशनल मुखौटा पूरी तरह उतर चुका था। अब वो ना शांत साइकोलॉजिस्ट थी, ना भरोसेमंद एक्सपर्ट, बस एक डरी हुई औरत, हिस्टेरिकली रोती हुई। ठीक वही तस्वीर जिसका इस्तेमाल उसने नैना को फंसाने के लिए किया था। कर्म बहुत तेजी से और बहुत बेरहमी से लौटा था। इसे यहाँ लाओ, जज ने ठंडी और निर्दयी आवाज में आदेश दिया। अफसर रोती हुई वलेरिया को खींचकर सामने लाए और गवाहों के कटघरे में बिठा दिया, जो अब आरोपी की कुर्सी लग रही थी। दूसरी तरफ राघव मल्होत्रा मोम की गुड़िया की तरह पिघला हुआ दिख रहा था, चेहरा सफेद, टाई टेढ़ी। वो जज की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बस सामने पड़े कागजों के ढेर को देख रहा था, जिसका कोई जवाब उसके पास नहीं था। उसका करियर, उसकी साख एक बच्चे के टूटे टैबलेट के वीडियो ने पल भर में मिटा दी थी। उसे पता था वो भी फंसा है। भले ही उसे अफेयर की पूरी जानकारी न हो, लेकिन झूठे फोटो और गढ़ी हुई गवाही के बारे में वो जानता था। नैना अब भी अपनी कुर्सी पर बैठी थी। जो कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था वो किसी फिल्म जैसा लग रहा था। उसकी सिसकियां थम चुकी थीं, अब बस जमी हुई हैरानी थी। उसके पास बैठे आदित्य वर्मा ने पीठ पर हल्की सी थपकी दी, लेकिन उसकी नजर जज पर टिकी थी, आखिरी वार के इंतजार में। जारा क्लर्क के पास चुपचाप खड़ी थी। तूफान के बीच वो शांति का केंद्र थी। वो बस अपनी मां को देख रही थी, जैसे ये पक्का कर रही हो कि वो ठीक है। जज ने गहरी सांस ली और अपनी रोब ठीक की। उसने तन्मय, वलेरिया और फिर राघव मल्होत्रा को देखा। मिस्टर तन्मय, वो वीडियो आपकी बेटी की संपत्ति है और आप ही के घर में रिकॉर्ड हुआ है। क्या आप अब भी कहेंगे कि ये मैनिपुलेट किया गया है? तन्मय ने सिर उठाया, चेहरा खाली। उसने मुझे फंसाया, वो बुदबुदाया। आखिरी दयनीय कोशिश। वलेरिया ने सुनते ही चीख मारा, झूठे, तुमने मुझसे ये सब करवाया। तुमने कहा तुम मुझसे शादी करोगे। तुमने कहा था सारा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दोगे। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। चुप! जज ने फिर हथौड़ा पटका। दोनों एक जैसे हैं। आपके कबूलनामे कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं। जज ने वलेरिया की तरफ देखा। मिस वलेरिया, आपने इस कटघरे में शपथ लेकर झूठी गवाही दी। आपने अपने प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके एक मां की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की। आपने न सिर्फ एथिक्स तोड़े, बल्कि इस अदालत के सामने झूठी गवाही दी। फिर उसकी नजर राघव मल्होत्रा पर गई। एडवोकेट मल्होत्रा, क्या आपको पता था या कम से कम शक होना चाहिए था कि आपने जो सबूत पेश किए थे वो झूठे थे? पिछली सुनवाई में आपने जानबूझकर गवाह को उकसाया ताकि वो आपके क्लाइंट की झूठी कहानी में फिट बैठे। आपने इस पेशे को कलंकित किया है। मैं एथिक्स कमेटी को आपके लाइसेंस को रद्द करने का निर्देश दूंगा। राघव मल्होत्रा ने सिर झुका लिया। कहने को कुछ नहीं था। अंत में जज ने तन्मय की तरफ देखा। उसकी नजर इतनी तीखी थी जैसे आदमी को जला दे। मिस्टर तन्मय, आप इस अदालत में न्याय मांगने आए थे। आपने अपनी पत्नी को नाकाम कहा, अस्थिर बताया, उसकी संपत्ति मांगी और सबसे घिनौना, एक मां से उसकी बेटी छीनने की कोशिश की। जज ने तन्मय की याचिका की फाइल उठाई। आइए, आपकी याचिका देखें। पहला, पत्नी के घर की उपेक्षा का आरोप झूठा साबित। वीडियो से स्पष्ट है कि आपने बदनामी की साजिश रचाई। उसने पहला पन्ना फर्श पर फेंका। दूसरा, पत्नी के फिजूल खर्च होने का आरोप झूठा। वीडियो में आपने खुद कबूल किया कि जॉइंट अकाउंट का पैसा अपनी प्रेमिका के अकाउंट में ट्रांसफर किया। यह सिर्फ बदनामी नहीं, ये चोरी है। दूसरा पन्ना भी फेंका गया। तीसरा, पत्नी की भावनात्मक अस्थिरता का आरोप जो झूठी एक्सपर्ट गवाही पर आधारित था। वीडियो से स्पष्ट है कि आपने जानबूझकर पत्नी को उकसाया, छुपकर रिकॉर्ड किया और अदालत को गुमराह किया। तीसरा पन्ना भी नीचे गिरा। आपकी पूरी याचिका, जज की आवाज गूंज उठी, झूठ, लालच और व्यभिचार से भरा कचड़ा है। अदालत मिस्टर तन्मय द्वारा दायर तलाक याचिका को पूरी तरह खारिज करती है। हथौड़ा जोर से बजा, लेकिन जज रुका नहीं। उसने आदित्य वर्मा और नैना की तरफ देखा। अदालत यहां नहीं रुकेगी। नए अकाट्य सबूतों के आधार पर अदालत पीड़िता की सुरक्षा के लिए आदेश देती है। 1, जज ने उंगली उठाई। नाबालिग जारा की पूर्ण और बिना शर्त कस्टडी उसकी जैविक मां मिसेस नैना को दी जाती है। नैना की सांस अटक गई। अब जो आंसू बह रहे थे वे राहत के थे। उसने जारा को देखा। 2, जज ने जारी रखा। मिस्टर तन्मय की तलाक याचिका खारिज की जाती है। हालांकि अदालत सुझाव देती है कि मिसेस नैना तुरंत काउंटर सूट दाखिल करे। आदित्य वर्मा ने फुसफुसाया, नैना, क्या आप अपने पति से तलाक चाहती हैं? नैना ने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में सीधे तन्मय को देखते हुए कहा,
हाँ योर ऑनर, मैं अभी तलाक चाहती हूँ। बहुत अच्छा, जज ने कहा। अदालत पति द्वारा व्यभिचार और धोखाधड़ी के आधार पर मिसेस नैना को तलाक मंजूर करती है। पूर्ण कस्टडी मिसेस नैना को। 3, जज खड़ा हो गया। मिस्टर तन्मय और मिस वलेरिया के नाम की सभी संपत्तियां तुरंत फ्रीज की जाती हैं। अदालत मिसेस नैना से चोरी किए गए हर पैसे की जांच का आदेश देती है। वर्तमान घर को पूरी तरह मिसेस नैना और जारा की संपत्ति घोषित किया जाता है। और 4, जज की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वीडियो सबूत और यहां दिए गए कबूलनामों के आधार पर मैं मिस्टर तन्मय और मिस वलेरिया की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश देता हूं। धोखाधड़ी की साजिश, झूठी गवाही, घरेलू चोरी और अदालत के साथ छेड़छाड़ जैसे गंभीर अपराधों के लिए इन्हें ले जाओ। गार्ड्स ने तुरंत तन्मय को हथकड़ी पहना दी। जो आदमी सुबह अकड़ के साथ आया था, अब सिर झुकाए बाहर ले जाया जा रहा था। वो नैना के पास से गुजरा, आंख उठाने की हिम्मत तक नहीं। वलेरिया को भी हथकड़ी लगाई गई। उसकी चीखें सूख चुकी थीं, चेहरा सूजा हुआ, अस्त व्यस्त। उसे घसीट कर ले जाया गया। उसका करियर, उसकी आजादी, सब खत्म। नैना अब भी कांपती हुई बैठी थी। आदित्य वर्मा के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैल गई। हम जीत गए नैना, हम जीत गए। नैना कुछ बोल नहीं पाई। वो बस उठी और धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच चली गई। जारा दौड़कर उसके पास आई। नैना घुटनों के बल बैठ गई और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया, जैसे अपनी उद्धारकर्ता को पकड़ रही हो। वो उसकी छोटी सी कंधों पर रोई। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू उस मां के थे जिसे उसकी छोटी सी हीरोइन ने बचा लिया था। न्याय के दिन का असर जंगल की आग की तरह फैल गया। टूटे हुए टैबलेट वाली कहानी हर जगह हेडलाइंस बन गई। लालची पति, नकली एक्सपर्ट बनी औरत और 7 साल की छोटी सी हीरोइन। ये किस्सा हफ्तों तक लोकल न्यूज और सोशल मीडिया पर छाया रहा। नैना और जारा के लिए शुरुआती कुछ हफ्ते किसी धुंध जैसे थे। सब कुछ आदित्य वर्मा संभाल रहा था। जज के आदेश से तन्मय और वलेरिया की सारी संपत्ति फ्रीज कर दी गई। जांच में साबित हुआ कि पिछले 1 साल में तन्मय ने लगभग $1 मिलियन के बराबर पैसा वलेरिया के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। सारा पैसा जब्त करके नैना के नए अकाउंट में वापस कर दिया गया। वो बड़ा ठंडा घर अब कानूनी तौर पर नैना का था, लेकिन नैना वहां रह नहीं सकी। बहुत सारी बुरी यादें थीं। हर कोने में तन्मय और वलेरिया की परछाई लगती थी। आदित्य वर्मा की सलाह और सहमति से नैना ने घर बेच दिया। बिक्री से जो रकम मिली वो नई जिंदगी शुरू करने के लिए भरपूर थी। खलनायकों की सजा भी तेज और कड़ी हुई। भारी सबूतों के आधार पर तन्मय को धोखाधड़ी, चोरी और झूठी गवाही के अपराध में 12 साल की जेल हुई। वलेरिया, जिसकी साइकोलॉजिस्ट की डिग्री असल में असली निकली थी, लेकिन जिसने उसे अपराध के लिए इस्तेमाल किया, उसे 8 साल की सजा हुई और उसका प्रैक्टिस लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया। चालाक वकील राघव मल्होत्रा को एथिक्स कमेटी ने तुरंत डिस्बार कर दिया और साजिश में हिस्सेदारी के लिए उस पर भी क्रिमिनल केस दर्ज हुआ। कर्म का हिसाब पूरा चुका दिया गया था। उस फैसले के 3 महीने बाद एक छोटे से हरे भरे पार्क में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। नैना के चेहरे से चिंता का बोझ उतर चुका था। वो बेंच पर बैठी जारा को झूले पर झूलते देख मुस्कुरा रही थी। वे किसी बड़े घर में नहीं, बल्कि एक साधारण, आरामदायक 3 बेडरूम अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थीं। दीवारों पर उनकी ढेर सारी तस्वीरें थीं और घर में नैना की बेक की हुई कुकीज़ की खुशबू रहती थी। नैना ने घर से ही छोटा सा केटरिंग बिजनेस शुरू कर दिया था। जिन कुकिंग स्किल्स को तन्मय हमेशा नीचा दिखाता था, वही अब लोगों की तारीफें बटोर रही थीं। ऑर्डर आने लगे थे। नैना व्यस्त रहती, थकती भी थीं, लेकिन खुश थीं। वो अब स्वतंत्र थीं। मम्मी देखो, जारा मिट्टी लगे हाथों से दौड़ कर आई। पौधे जल्दी खिलने वाले हैं। नैना ने जारा के छोटे बालों पर हाथ फेरा। वाह, मेरी बेटी को तो पौधे लगाना बहुत अच्छे से आता है। वे कुछ देर साथ बैठे रहे, दोपहर की धूप का सुकून लेते हुए। एक सवाल था जो नैना अब तक शांति से पूछ नहीं पाई थी। प्रिंसेस, नैना ने नरमी से कहा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? क्या मम्मी? जारा ने साफ आंखों से देखा। पुराने टैबलेट वाला वीडियो तुमने उसे रिकॉर्ड क्यों किया था? जारा कुछ पल चुप रही, जैसे यादों में जा रही हो। क्योंकि मुझे आंटी वलेरिया अच्छी नहीं लगती थी। अच्छी क्यों नहीं लगती थी? वो दिखावा करती थीं, मम्मी के सामने स्माइल करती थीं, मॉल में आपसे बात भी करती थीं, लेकिन जब मम्मी बाथरूम गईं तो वो डैडी से बोली, तुम्हारी वाइफ बहुत टाइम लगाती हैं।
और पार्क में भी उन्होंने मुझे देखा, फिर डैडी से बोला कि मम्मी मुझे देख नहीं रही, लेकिन मम्मी देख रही थीं। नैना हैरान रह गई। उसकी छोटी सी बेटी कितनी तेज थी, कितनी बारीक चीजें पकड़ लेती थी। और उस रात ज़ारा आगे बोली, डैडी ने कहा था वो लेट काम करेंगे, लेकिन मैंने उनकी कार की आवाज़ सुनी। मैं डैडी को अपना नया ड्राइंग दिखाना चाहती थी। मैं नीचे गई और मैंने देखा डैडी आंटी वलेरिया के साथ अंदर आए। डैडी ने आते ही उन्हें हक कर लिया। ज़ारा की आवाज़ हल्की हो गई। मैं डर गई तो मैं उस बड़े फूल वाले गमले के पीछे छुप गई। तो वहीं से रिकॉर्ड किया? नैना ने धीमे से पूछा। हाँ, मैंने पुराने टैबलेट से रिकॉर्ड किया। मुझे याद था मम्मी बोलती थी अगर बुरे लोग हों तो सबूत होना चाहिए, और पुराना टैबलेट मेरे पास था। नैना का दिल गर्म हो गया। उसे याद भी नहीं था कि उसने कभी ये बात कही थी, लेकिन ज़ारा ने याद रखा था। फिर नैना ने वो सबसे ज़रूरी सवाल पूछा, लेकिन तुमने मम्मी को बताया क्यों नहीं? तुमने इसे सीक्रेट क्यों रखा? ज़ारा ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, डैडी ने कहा था मम्मी को नहीं बताना। नैना की भौहें सिकुड़ गईं। डैडी ने? हाँ, ज़ारा बोली। वीडियो में डैडी ने आंटी से बोला था मेरी वाइफ स्टूपिड है, उसे पता नहीं चलेगा। तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि डैडी ने कहा मम्मी को नहीं बताना। मैं नहीं चाहती थी कि अगर मम्मी को पता चले तो डैडी गुस्सा हो जाएं। ये बच्चे की मासूम दलील थी। उसने अनजाने में अपने पिता के अपराध का सबूत बचाकर रखा, लेकिन पिता के कहने पर ही माँ से छुपाया कि मम्मी को नहीं बताना। नैना ने धीरे से पूछा, फिर तुमने कोर्ट में क्यों दिखाया? ज़ारा की आंखें भर आईं। क्योंकि जज आपको मुझसे दूर करने वाले थे। डैडी कहते थे मम्मी बुरी हैं, और आंटी वलेरिया भी कहती थी मम्मी बुरी है, और वो सच नहीं है। ज़ारा की आवाज़ टूटने लगी। मुझे मम्मी से अलग नहीं होना। मम्मी बुरी नहीं है। मम्मी दुनिया की बेस्ट मम्मी है। इसलिए मैंने जज को दिखाया कि बुरे तो डैडी और आंटी वलेरिया हैं। अब नैना खुद को रोक नहीं पाई। उसने ज़ारा को कसकर गले लगा लिया। खुशी के आंसू बह निकले। इतने समय से वो तन्मय के फेल्ड मदर वाले आरोप सुनती रही थी, खुद पर शक करती रही, टूटती रही, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सबूत था कि वो कभी नाकाम नहीं थी। उसने एक अद्भुत बेटी पाली थी, सच्ची, तेज, साफ दिल वाली, जो सच और झूठ पहचान सकती थी। एक बहादुर बच्ची जिसने अकेले कदम उठाकर अपनी माँ को बचाया। थैंक यू प्रिंसेस, नैना ने बेटी के बालों में फुसफुसाया। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ज़ारा ने उसे और कसकर पकड़ लिया। आई लव यू मम्मी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ज़ारा। नैना ने गले से अलग होकर अपनी बेटी का चमकता चेहरा देखा। अब उसे समझ आ गया था, वो कभी फेल नहीं हुई थी। वो बस एक हीरोइन को बड़ा कर रही थी, और अब दोनों आज़ाद थीं, एक नई शुरुआत के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कौन से शहर से सुन रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और कहानियाँ ला सकूं। आपके प्यारे सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। स्क्रीन पर आपको 2 नई लाइव स्टोरीज दिख रही होंगी, जिन्हें मैं ज़रूर रेकमेंड करती हूँ। मेरे चैनल पर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली लाइव स्टोरी में, प्यार और सम्मान के साथ।